हाय, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो फाइनली आज से हमारा क्लास 10th का नया सेशन चालू हो गया। जो हम 24 मार्च को चालू करना चाह रहे थे वो फाइनली आज जाकर के चालू हो रहा है, और वो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन चालू हो रहा है आप लोगों के सामने में। तो आप लोग इसी के माध्यम से अभी से पढ़ा कीजिएगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस की और ऑनलाइन क्लासेस के डिफरेंस भी बता दिए थे कि इसमें आपको ये सुविधा नहीं मिल पाएगी, ये सुविधा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा लेट लगेगा कोई भी चीज़, कोई किसी भी चीज़ के रिस्पॉन्स में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर के पिछला वीडियो देखें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी क्लास के वीडियो मिस न कर सकें। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि आपको साथ में नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है, तो साथ में नोटबुक पेन लेकर के बैठा कीजिए। कोई भी वीडियो देखा कीजिए तो साथ में नोटबुक और एक पेन जरूर होना चाहिए ताकि उसमें आप लिख सकें, ठीक ना। वो आगे चल करके आपको काम देगा। तो अभी सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको कुछ बुक्स लेने होंगे। इसका क्लास 10th के लिए आपको कुछ बुक्स लेने होंगे। तो वो बुक्स मैं नाम बता दे रहा हूँ उस बुक्स का, जो कि आप लॉकडाउन के बाद खरीद लीजिएगा। अभी मैं उन बुक्स का नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स और साइंस की यहाँ पर पढ़ाई होगी आपको, तो मैं उन दोनों के बुक्स के बारे में बता दे रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद लेना है। तो देखिए मैथ्स की बुक, सबसे पहले मैथ्स में जो है सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक्स तो कंपलसरी रखिए, ये बुक कंपलसरी है। ये बुक कंपलसरी है, आपको लेना ही है एनसीईआरटी का बुक। ये आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड का एग्जाम इसी से क्वेश्चन सेट करता है। बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है, कहीं और बुक से नहीं आता है, ठीक ना, किसी और भी बुक से। तो इस बुक को अच्छे से बना लीजिएगा। और यहाँ पर जो पढ़ाई होगी वो होगी RS अग्रवाल, ठीक ना। यहाँ पर पढ़ाई RS अग्रवाल होगी, ठीक। मैं शॉर्ट में नाम लिख दे रहा हूँ, RS अग्रवाल की यहाँ पर पढ़ाई चलेगी, ठीक। और इस दोनों का कॉम्बाइंड आपको पढ़ाई चलाएंगे। RS अग्रवाल क्लास में सॉल्व करवाएंगे, बनवाएंगे, और एनसीईआरटी बुक आप लोग खुद से बनाइएगा और उसका जो भी डाउट होगा यहाँ पर पूछिएगा। यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम उसका सॉल्व किया जाएगा और पढ़ाया जाएगा यहाँ पर RS अग्रवाल। इसके अलावा भी एक बुक और है जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप लोग चाहें तो वो बना सकते हैं। एक्चुअली वो यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन आप डाउट किसी भी सब्जेक्ट का इस दोनों में से किसी भी बुक से पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो ये RD शर्मा की बुक बहुत ही अच्छी बुक है। ये भी RD शर्मा की बुक, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन होने के कारण ये बुक हम लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये 3 विषय की तैयारी आपको करवाना है, उसके बाद रिवीजन भी करवाना है। तो इसके लिए हम RD शर्मा को नहीं ले सकते, क्योंकि RD शर्मा एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज के साथ आता है, तो इसको खत्म कर पाना थोड़ा सा दिक्कत करेगा ये बुक। इसीलिए हम RS अग्रवाल और एनसीईआरटी दो बुक को साथ में लेकर के चलेंगे। आप क्वेश्चन किसी बुक से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बुक है मैथ्स के लिए, जो कि बहुत ही बेस्ट माना जाता है क्लास 10th के लिए, ठीक ना। अब हम आपको साइंस की बात बता देते हैं। तो साइंस में देखिए, इसमें भी सबसे पहले एनसीईआरटी, ये तो कंपलसरी रहेगा। एनसीईआरटी कंपलसरी बुक है, एनसीईआरटी आपको लेना ही है, ठीक ना। एनसीईआरटी पढ़िएगा, इसका सारा न्यूमेरिकल्स बना लीजिएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, क्योंकि न्यूमेरिकल यहीं से आते हैं, कहीं और से नहीं आते हैं, ठीक ना। तो इसका सारा न्यूमेरिकल बना लीजिएगा और यहाँ पर बनवा दिया भी जाएगा। और साइड बुक से अगर बात करें साइड बुक की, तो साइड बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, तीनों की बात कर लेते हैं कि साथ बायो के भी इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर। तो तीनों में एक साइड बुक होता है एस चांद की, एस चांद पब्लिकेशन की एक बुक होती है। और दूसरा बुक साइड बुक फिजिक्स,
केमिस्ट्री बायो स्किनों के लिए अगर दूसरा बुक लेना चाहते हैं तो विभा पब्लिकेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं पब्लिकेशन, ठीक ना, विभा पब्लिकेशन का बुक। ये दोनों ही बुक बेस्ट माना जाता है साइड में, साइड बुक के लिए और थ्योरी के लिए दोनों बुक बेस्ट माना जाता है, ठीक ना। इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे होते हैं और थ्योरी के लिए तो ये बुक बेस्ट बुक है ये। तो आपको जो है किसी किसी स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि एस चंद और विभा पब्लिकेशन दोनों बुक में से कौन सा बुक सबसे बेस्ट होगा, तो उनको मैं ये क्लियर कर दूं कि दोनों के दोनों ही बुक बेस्ट हैं, ठीक ना, दोनों बुक अच्छे हैं, दोनों में डिटेल में थ्योरी दिया गया है। लेकिन विभा पब्लिकेशन को जो है, ये वाली बुक को, विभा पब्लिकेशन को टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा हार्ड है ये इसका लैंग्वेज, और एस्टांड स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी बेस्ट है। तो अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप ये विभा पब्लिकेशन अगर डिफिकल्ट भी समझ जाते हैं तो विभा पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। या फिर अगर आप थ्योरी के लिए सिंपल लैंग्वेज में सारा चीज समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये एस चांद की बुक खरीद लीजिएगा, ठीक ना, ये साइड बुक है, ये थ्योरी के लिए बेस्ट बुक है, ठीक ना। तो ये रहा बुक्स सब आपका, मैंने बता दिया। मैथ्स में एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल यहाँ पढ़ाया जाएगा, और आर डी शर्मा अगर आप बनाते हैं तो इसका क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं यहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो ये दोनों बुक एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, साइंस में भी एनसीईआरटी, एस्टर्न या विभा पब्लिकेशन का कोई भी बुक ले लीजिए। अगर थ्योरी के लिए सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो एस्टर्न की बुक बहुत ही बेस्ट बुक है, ठीक ना। तो इस सब को लिख लीजिए अभी कॉपी में और ये बुक ले लीजिएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम अपने फिजिक्स के टॉपिक पर, मैंने पिछले वीडियो में ही मैंने बोल दिया था कि पहला दिन हम क्लास फिजिक्स बेसिक क्लास लेंगे और शुरुआत में हमारा बेसिक क्लास ही चलेगा। बेसिक क्लास में फिजिक्स में केमिस्ट्री में सब में बेसिक क्लास चलेगा, उसके बाद हम क्लास 10th का लेसन उठाएंगे, ठीक ना। क्लास 10th के फर्स्ट लेसन है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद वो पढ़ाएंगे। मैथ्स में सबसे पहले देखेंगे, फिजिक्स थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का बेसिक क्लास सबसे पहले खत्म करेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी और इसके यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स आप लोग बढ़िया से वाकिफ है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम क्लास 9 में पढ़े थे आप लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसा यूनिट क्या होते हैं, सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, लेकिन उसमें आप बहुत चीज़ भूल भी गए होंगे, बहुत चीज़ याद भी होगा। तो इसी को एक तरह से एक बार रिकॉल करवा लेते हैं, ठीक ना। बेसिक में इस सब को रिकॉल करवा लेते हैं और एक दो छोटा सा पॉइंट होगा जो आप नहीं जानते होंगे उसको जान लेंगे इसमें, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट में। फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, एक ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सिर्फ वो बोलते जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा, तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है उसे फिजिकल प्रॉपर्टी, उस फिजिकल प्रॉपर्टी के मेजरमेंट को ही फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक ना। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट के लिए जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होगा द क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए मटेरियल बाय मेजरमेंट, ठीक ना। मेजरमेंट लिखना नहीं भूलिएगा, बाय मेजरमेंट उसी को कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना। तो सबसे पहले आप फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिख लेंगे। देखिए क्या होता है, द क्वांटिटी which is used
used to quantify the quantity which is used to quantified लिख लीजिए, बेहतर लगेगा, quantified the quantity which is used to quantify the physical property याद रखिएगा फिजिक्स का क्लास है, हम फिजिकल प्रॉपर्टी पर डील करते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा फिजिक्स का क्लास है, किन्हीं को डाउट हो तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक ना। फिजिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं ए मटेरियल बाय मेजरमेंट is called physical quantity. उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। द क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू क्वांटिफाई बोलिए, क्वांटिफाइड सब चलता है, ठीक ना, उसे का तो है। और इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर मीनिंग जानना चाहते हैं तो इसका मात्रा, क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है ना, और क्वांटिटी, इसी में क्वांटिटी में FID लग गया, फाइड लग गया, तो मात्रा निर्धारित, मात्रा निर्धारित करना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं हिंदी मीनिंग, आप अगर नहीं समझ पाते हैं तो मात्रा निर्धारित करना इसका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक ना। तो जिस क्वांटिटी के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट किया जाता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, समझे ना। क्वांटिटी मतलब समझते हैं। तो आगे चल करके देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके दो टाइप्स हैं जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो वो दोनों टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटी के, दो टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन जान लें, उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी पर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या चीज हो, मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक ना। मैग्नीट्यूड करने का मतलब मात्रा आप बोलिएगा, ठीक। अमाउंट उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम। तो देखिए क्या लिखेंगे उसका डेफिनेशन। द फिजिकल क्वांटिटी having only magnitude is called a scalar quantity। ठीक ना। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगे उसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है, ठीक ना। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। आगे आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करके हम दिखाएंगे आगे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट, यानी कि अगर आपको बोला जाए कि आपको अपने घर से किसी के घर पर जाना है और आपको सीधा बोल दिया जाए बस इतना कि आपको इस आदमी के घर से उस आदमी के घर, अपने घर से दूसरे के घर तक जाना है और आपको डायरेक्शन नहीं बताया गया, तो आप किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास 2-3 रास्ता है निकलने वाला तो किसी भी रास्ते से निकल के जा सकते हैं जिस रास्ते से आप पहुंच सके, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि किसी और रास्ता पकड़ लीजिएगा तो कहीं और पहुंच जाइएगा उसके घर पर पहुंचने के बजाय। तो जी ना।
तो मैग्नीट्यूड होता है उसका स्केलर क्वांटिटी का, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ उसमें दर्शाया गया है, उसमें डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या होता है देख लेते हैं। एग्जांपल, डिस्टेंस 5 मीटर का दिया जाए तो इसमें क्या डायरेक्शन है, इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसमें सिर्फ अमाउंट है ना, तो कुछ भी सिर्फ अमाउंट है, तो इसको स्केलर क्वांटिटी में इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद बताइए स्पीड, बताइए स्पीड हो जाता है, टाइम हो जाता है, मास हो जाता है, और एनर्जी हो जाता है, वर्क हो जाता है, और क्या चीज होगा इसी कर लेते हैं। अगर एग्जांपल्स और लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, आगे चल करके इसका एग्जांपल अभी और करवाएंगे हम, इसीलिए हम ज्यादा लिखने से बच रहे हैं, ठीक ना। तो आगे चलिए, तो इसका एडिंग रूल, एडिशन का रूल है, इसका नोट में लिख दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट होता है ये स्केलर क्वांटिटी के लिए। इट इज एडेड बाय अलजेब्रिक रूल। इट इज एडेड बाय अलजेब्रिक रूल, यानी कि इसको अलजेब्रा, यानी कि एडिशन के जरिए सब्ट्रैक्शन, ऐसा जो होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई चीज नहीं होता है, हर एक चीज एडिशन ही होता है। आपको मैंने पिछले क्लास में क्लास 9 में मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में कोई भी एडिशन के अलावा कोई दूसरा सिंबल नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है, सब एडिशन का ही पार्ट है वो। जैसे कि हम लिखते हैं इस प्रकार से 5 - 5 बराबर 0, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सब्ट्रैक्ट हुआ, जी नहीं, ये एडिशन इसका ऐड हुआ है, ठीक ना, ये जोड़ा गया। देखिए एडिशन कैसे हुआ, आपको क्या लिखे थे 5 - 5 बराबर 0 लिखे थे, ठीक। अब देखिए 5 + -5, ये -5 इसका क्वांटिटी है, ठीक ना, और ये बराबर 0 होता है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है, प्लस साइन को हाइड कर दिया जाता है, लेकिन मैथ्स में हर एक जगह पर एडिशन होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है स्केलर क्वांटिटी को, इट इज एडेड बाय अलजेब्रिक रूल। ओके, तो आगे हम चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी पर। तो वेक्टर क्वांटिटी देखिए, अभी आपने जाना कि वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। द फिजिकल क्वांटिटी having both magnitude and डायरेक्शन, ये कोई नया चीज नहीं है, आप लोग क्लास 9 के फर्स्ट फिजिक्स के चैप्टर में ही, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही आप पढ़ चुके हैं। ये रेस्ट एंड मोशन नाम से जो चैप्टर था उसी में आप लोग ये सारा चीज पढ़ चुके हैं, बस इसी को रिकॉल करवाते हैं, थोड़ा छोटा छोटा चीज है जो कि आगे चल करके काम आता है, ठीक ना, तो इसको रिकॉल करना बहुत जरूरी होता है। तो द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसमें क्या लिखे थे, डिस्टेंस लिखे थे, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट। उसमें लिखे थे स्पीड, तो यहाँ पर होगा वेलोसिटी। इसके बारे में भी थोड़ा एक नोट है, ये आगे चल करके लिखा लेंगे, ठीक, लिख लेंगे हम सब। तो डिस्प्लेसमेंट
वेलोसिटी और उसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये ए है, ठीक ना, एक्सेलरेशन। और बताइए फोर्स, बचपन वाला डेफिनेशन याद आ गया होगा। फोर्स क्या, टू पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, ठीक ना। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, पढ़े थे ना, F बराबर ma। और इसका अच्छी तरह से मैंने आपको इसको ड्राइव करना भी बहुत पहले सिखा दिया है। ये सब भी थोड़ा सा जान लेंगे, एक रिवीजन कर लेंगे, क्विक रिवीजन इसका भी कर लेंगे। F बराबर ma कहाँ से आया, तो आप लोगों को पता ही होगा कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है, ठीक। तो फोर्स हो जाएगा इसका, और क्या होगा इसका, वेट। मैंने आपको पढ़ाया था कि वेट भी एक प्रकार का क्या चीज है, फोर्स है। वेट इज आल्सो ए टाइप ऑफ फोर्स। और ये कैसा फोर्स है, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ सरफेस ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट पर धरती के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, हिंदी में अगर जानना चाहते हैं बल होता है इसका हिंदी में, तो धरती के द्वारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है, किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी का सबसे पहला इसका नियम क्या है कि इसके पास डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन इसका होता है डाउनवर्ड, और धरती डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ फोर्स जो लगाता है उसी को हम वेट कहते हैं। वेट और मास में फिजिक्स में डिफरेंस होता है, केमिस्ट्री के टर्म में नहीं होता है। केमिस्ट्री में वेट और मास को दोनों सेम ही चीज माना गया है, उसको अलग अलग चीज नहीं माना गया है। लेकिन फिजिक्स में वेट और मास दोनों अलग अलग चीज होता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और क्लास 9 में मैंने वेट और मास में डिफरेंस भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक। अगर आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा फिर से इसका। क्योंकि आगे चल करके हम इसके बाद अभी जो है बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे, और उसको आपको कैटेगराइज करना होगा। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में आपको कैटेगराइज करना होगा, दोनों कैटेगरी में, ठीक ना। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। इसके लिए भी एक नोट लिखाते हैं, नीचे जगह नहीं था इसीलिए ऊपर लिख रहे हैं। अभी फिर से मिटा करके आप लोग लिखते चलिएगा साथ साथ में, ताकि आपको आगे चल करके काम आए, ठीक। फिजिक्स के बाद हम केमिस्ट्री का क्लास ले रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक उठाएंगे सबसे पहले वो हम आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट थे जिनको केमिस्ट्री में कुछ डाउट था और नया कुछ चीज सिखाने के लिए बोले थे वो लोग, तो उनके लिए भी हम वो चीज लाएंगे, उनको भी वो सब चीज सिखाएंगे जो आप लोगों ने 9th में बोला था कि मुझे ये चीज सीखना है, तो मैं वो भी चीज सिखाऊंगा इसी बेसिक क्लास में। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। तो इसका भी नोट लिख लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी का नोट। वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या नोट होगा, इसको भी एडिशन करने के लिए। तो इसको कैसे ऐड किया जाता है, इट इज एडेड बाय, किससे याद है, ट्रायंगल रूल। इट इज एडेड बाय ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल किसको कहते हैं, यानी कि ट्रायंगल में कौन सा रूल होता है, पाइथागोरस थ्योरम वाला, समझे ना। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल जैसे मान लो, चलिए ये है हमारा ये, और ये कुछ ऐसा है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका कितना होगा पता करना होगा। तो हमको ये निकालना है, ए बी सी इसका नाम दे देते हैं। तो हमको ए सी निकालना है, तो इसका क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको निकालेंगे आराम से। ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके कितना होगा, 25 हो जाएगा, √25 हो जाएगा। और इसका जो होगा क्या निकल जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये इस ट्रायंगल वाले रूल से निकाला जाता है, ठीक ना। वेक्टर क्वांटिटी को इस ट्रायंगल के रूल से निकाला जाता है, और स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्टली अलजेब्रिक रूल से निकाला जाता है। अलजेब्रिक रूल इसको लिख लीजिएगा। और अलजेब्रिक रूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी दिखा दे रहे हैं उसका। जैसे कि देखिए, आपको बोल दिया जाएगा ये कि 5 केजी का है ये एक ऑब्जेक्ट, ये 4 केजी का है ये ऑब्जेक्ट, ये 3 केजी का है ये ऑब्जेक्ट। तो ये क्या चीज है, मास है, सबका मास। तो मास भी क्या होता है, मास भी होता है स्केलर क्वांटिटी।
ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है, मास भी। तो इसको कैसे ऐड किया जाएगा, 5 + 4 + 3, तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12 kg। तो इसको इस प्रकार से जोड़ा जाता है, अलजेब्रिक साइन के प्लस साइन से इसको जोड़ा जाता है, ठीक, अलजेब्रिक मेथड से इसको जोड़ा जाता है। तो आगे हम चलते हैं। तो आगे क्या चीज है, देखिए फिजिकल क्वांटिटी आप लोग जान लिए, उसके एग्जांपल्स आप लोगों ने देख लिया। अब इसके यूनिट्स की चर्चा करते हैं, देख लेते हैं यूनिट्स क्या होता है। यूनिट इसका दो प्रकार का होता है, एक एसआई यूनिट होता है और एक सीजीएस यूनिट होता है। एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट इसको बोला जाता है, और सीजीएस यूनिट को सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम इसको बोला जाता है, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म है ये सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। तो दोनों यूनिट्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट में किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर किया जाता है, और सीजीएस यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट से छोटा यूनिट होता है, ठीक। और किसी भी ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट को हम एसआई यूनिट में लेते हैं, अगर उसको हम सॉल्व करना है उसको, ठीक ना। तो देखिए क्या होगा, तो एक छोटा सा चार्ट बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। चार्ट बनाने का मतलब ठेला पर वाला चार्ट नहीं बना रहे हैं भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं जिसमें फिजिकल क्वांटिटी आप लोग भी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक। कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद उसके सिंबल्स भी लिखना है तो लिख लीजिए, उसका सिंबल भी हम लिखवा दे रहे हैं, उसका सिंबल, उसके फॉर्मूला देख लीजिए। और अंत में उसका ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो ये सब हमको अभी देखना है, ठीक ना। तो ये एक छोटा सा टेबल बना लीजिएगा, टेबल में रहेगा थोड़ा अच्छा देखने में भी लगता है, इसीलिए मैंने बोला टेबल बना लेने के लिए। तो सबसे पहले उठाते हैं वहीं पर से जहाँ से शुरुआत किए थे। तो डिस्टेंस सिंबल क्या होता है, तो इसको एस लिखा जाता है, कैपिटल एस, ठीक ना। डिस्टेंस का सिंबल एस होता है। और आप लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस बराबर क्या चीज, मोशन वाले चैप्टर में अभी उस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, ठीक ना, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। भी सिंपल सा जो फार्मूला होता है डिस्टेंस का, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा लगे ना कभी कि हमारा फार्मूला सही है कि गलत है, तो आप उसका ऐसा यूनिट याद रहेगा, आपको ऐसा यूनिट सब आपको पता रहेगा, तो आप ऐसा यूनिट की मदद से आप आराम से समझ सकते हैं कि फार्मूला मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। जैसे कि देखिए, अगर मुझे डाउट हुआ इस समय कि मैंने डिस्टेंस का फार्मूला सही लिखा कि गलत लिखा, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक ना। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, एलएचएस और आरएचएस अगर आपस में इक्वल हो गए उसके, तो वो सही फार्मूला है हमारा। तो देख लीजिए, दोनों के ऐसा यूनिट्स को इक्वल करना होगा, अगर इक्वल हो गया तो सही है हमारा फार्मूला। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, सेकेंड। ये छोटा वाला है लिख रहे हैं एस से सेकेंड, ठीक ना, आपको डाउट ना हो।
सेकेंड। तो देखिए सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, बचा क्या मीटर, मीटर मीटर आपस में इक्वल हो गया, यानी हमारा फार्मूला सही है। तो इस प्रकार से आप जो है अपने फार्मूला के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल में या कहीं पर डाउट होता है कि हमने जो फार्मूला लिखा है, आपने जो फार्मूला लिखा है वो सही है कि गलत है, ठीक ना। तो इसका देख लीजिए, डिस्टेंस का कैपिटल एस से इसका सिंबल होता है और इसका स्पीड इनटू टाइम, इसका फॉर्मूला आता है स्पीड इनटू टाइम, ये इनटू का साइन है, ठीक। स्पीड इनटू टाइम, स्पेस थोड़ा कम था इसीलिए इस प्रकार से लिखना पड़ा। और इसका जो है एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट इसका होगा डिस्टेंस का मीटर, मीटर ऐसे करके है, ठीक ना। और उसके बाद सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। ये क्लियर है, ओके। अब आगे देखते हैं स्पीड, डिस्प्लेसमेंट भी देखना है, देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब एक ही चीज है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बस ये स्केलर क्वांटिटी है। सारा चीज इसमें स्पीड की जगह वेलोसिटी आ जाएगा और बाकी सारा चीज इसमें भी सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसी होता है और इसको वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं, इसको गुना हम, इसका फॉर्मूला होता है। इसका भी मीटर ही होता है ऐसा यूनिट, और इसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, ओके। अब आते हैं स्पीड पर। स्पीड, तो स्पीड का क्या हो गया, स्पीड का हो जाता है v, v से वेलोसिटी और v से ही स्पीड को भी डिनोट किया जाता है सिंबल। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अभी तुरंत आपने पढ़ा कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। तो डिस्टेंस शॉर्ट में लिख रहे हैं डिस्टेंस बाय टाइम, ऑब्लिक नहीं, इसको समझिएगा, ये और या ऑब्लिक नहीं है ये, ठीक ना, ये बाय का सिंबल अभी दे रहे हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। तो देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, अभी तुरंत हमने आपस में ऊपर में देखा, इसका ऐसा यूनिट कैसे निकलेगा, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर का सेंटीमीटर सीजीएस, और सेकेंड का सेकेंड ही होता है, इसका कोई सीजीएस सेकेंड का नहीं होता है, सेकेंड का मीटर, इसका जो है सेकेंड, टाइम का जो होता है ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों सेकेंड ही होता है, ओके। तो अब हम देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी इसको भी v से डिनोट किया जाता है और इसका जो होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओके। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट का मीटर और बाय सेकेंड, ओके। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मिटाते हैं इसको फिर से, इसको हम कुछ इस प्रकार से पूरा ही मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा आप लोग साथ साथ में। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आगे देखते हैं, वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन इसको ए से छोटा, ए छोटा वाला ए जो होता है उससे डिनोट किया जाता है। डिनोट करने के लिए आगे देखिए सिंबल है, इसको ए, ठीक ना, स्मॉल ए, ओके। एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, बढ़िया से पढ़े हुए हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करती है, बढ़ती है, तो उसको एक्सेलरेशन मोड में बोला जाता है, एक्सेलरेशन। और रिटार्डेशन जस्ट उसका उल्टा होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटती है तो उसको रिटार्डेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाय टी, यही फार्मूला होता है। और v माइनस यू बाई टी यानी कि क्या चीज है, कहाँ से आया है फार्मूला, कहाँ से आया। तो ये चीज समझने के लिए तो देखिए यहाँ पर, यहीं पर बता दे रहे हैं, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम है यहाँ पर। तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी
भाई भी से लिख देते हैं। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को घटा लिया जाता है और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार फाइनल वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी में से घटा लिया जाता है। यानी कि बड़े वाले जो होगा स्पीड में, अगर एक्सेलरेशन मोड में है तो ज़्यादा होगा, वही फाइनल ज़्यादा होगा। तो फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से, शुरुआत के वेलोसिटी से इसको घटा देंगे उसमें से, फाइनल से, और टाइम के रिस्पेक्ट में जितना टाइम में वो चेंज टाइम इंटरवल को लगा करके, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, ठीक ना। अच्छा, अगर रिटार्डेशन की बात किया जाए तो रिटार्डेशन में क्या हो जाएगा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस, इसमें माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। इसमें रिटार्डेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन हमारा माइनस में आता है, ये इसका सिंबल होता है रिटार्डेशन का, ठीक ना। माइनस ए कहने का मतलब माइनस जो है ना, नेगेटिव साइन को इंडिकेट कर रहा है कि उसमें डिक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीज हो रहा है और माइनस डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो देखिए, और मैंने आपको एक नोट में बताया था, बहुत बार बताया था, उस पर न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बहुत सारा करवाया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रुकती है, कोई भी गाड़ी रुक रही है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। दूसरा नोट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑप्शन पूछ दिया जाएगा कि स्पीड एंड वेलोसिटी में कौन 0 हो सकता है और कौन 0 नहीं हो सकता है, तो वेलोसिटी का सही आंसर होगा, वेलोसिटी 0 हो सकता है लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक ना। स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता है, वेलोसिटी 0 हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होता है, स्ट्रेट लाइन ही ना होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि 5 मीटर आगे चलना है, फिर 5 मीटर पीछे यहाँ पर आ जाना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हमको यहाँ से चलना है और वहां जाकर के फिर वहां से यहाँ पर आ जाना है वापस, चाहे जो भी डिस्टेंस हो। तो मेरा इनिशियल भी पोजीशन यही था और फाइनल पोजीशन भी यही था। तो हमको किस रास्ते से जाना होगा, कौन सा शॉर्टेस्ट रास्ता होगा जो कि हम तय करेंगे ताकि हमारा डिस्प्लेसमेंट निकले। तो सबसे शॉर्ट रास्ता है कि हम चले ही नहीं, 0, कोई मोशन नहीं, बस डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ओके, तो एक्सेलरेशन बराबर ए, इसका सिंबल फॉर्मूला ये हो जाता है। और इसका देख लीजिए, ऊपर में वेलोसिटी है ना, तो इसका जो होगा ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैसे होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर किन्हीं को डाउट है तो उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। ऊपर में क्या है भाई, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या चीज होता है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे में क्या है, टाइम, बाय टाइम का क्या होता है, सेकेंड। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी नंबर के नीचे सीधे से नंबर लिखा होता है तो हमेशा उसका बाय 1 लिया जाता है, बाय में 1 रहता है, बटा में 1, एक, तो इसका भी 1 हो गया ना, तो ये पलट जाएगा उस साइड। तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, मीटर बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इंटू 1 बाय सेकेंड, तो हो गया ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आया था, ठीक। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो इसका सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक में अगर हो तो बोलिएगा। इसके बाद हम लेते हैं एक्सेलरेशन के बाद फोर्स, फोर्स टू पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। प्रोडक्ट ऑफ, इसका फोर्स को क्या लिखा जाता है, कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है फोर्स, ठीक है। और इसका फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, ma। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, मास का क्या होगा, मास का केजी, ठीक। एक्सेलरेशन क्या क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया,
तो इसका टोटली क्या हो गया यहाँ पर देख लीजिए। इसका यूनिट जो होगा न्यूटन होगा, न्यूटन जिसको एन लिखा जाता है, ठीक ना। लेकिन आप लोग सोचिएगा न्यूटन कहाँ से आया है, लेकिन इनको डाउट हो गया। न्यूटन आया तो दूसरे जगह से था, लेकिन यहाँ पर कहाँ से न्यूटन आए। तो देखिए मास का क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोला जाता है। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसी से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ग्राम, जी हम से लिखते ग्राम। ग्राम यहाँ पर कोई दिक्कत अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पर मीटर है ना, इसीलिए तो इसको सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं डाइन, इसको डाइन बोला जाता है। और आप लोग एक नोट में याद रखिएगा कि अच्छा वो आगे बता दिया जाएगा आपको, वैसे डिटेल में इसे बता ही दिया जाएगा, लेकिन अभी नोट में याद रखिएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो आप कैसे निकालेगा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। अभी तुरंत आपको बता दे रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर फोर्स लिख लिए, और इसका आप देख लेते हैं एनर्जी, और वर्क एंड एनर्जी में से एनर्जी को देख लेते हैं, वर्क को देख लेते हैं। वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट, वर्क को W से डिनोट किया जाता है, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफएस। आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगाया जाता है और उसका मूवमेंट हो जाता है, वो मोशन करने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। When a force is applied on any object and it moves, this is called work done, okay। तो Fs इसका हो गया न्यूटन, इसका हो गया सेकेंड, और न्यूटन सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड को क्या बोलते हैं, इसका न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड को हम बोलते हैं जूल, जे से लिखते हैं जूल, ठीक है। उसके बाद इसका डाइन इंटू सेकेंड होगा, तो डाइन इंटू सेकेंड को बोला जाता है अर्ग। और 1 जूल में कितना अर्ग होता है ये भी हम आगे चल करके अभी बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लोग देख लीजिए कि एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अब एनर्जी के लिए मैं कोई भी फार्मूला नहीं लिखूंगा, स्पेशली कोई भी फार्मूला, क्योंकि एनर्जी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो अलग अलग टाइप्स के एनर्जी के लिए अलग अलग फार्मूला होते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए जो भी एनर्जी हो वो एनर्जी आप लोग लिखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, mgs पोटेंशियल एनर्जी, अलग अलग एनर्जी के लिए। स्प्रिंग एनर्जी सबके लिए अलग अलग, 1/, स्प्रिंग एनर्जी का 1/2 kx स्क्वायर होता है, जहाँ पर k का वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट और x का वैल्यू x, k का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और x का मतलब होता है एलोंगेशन या कंप्रेशन, यानी कि उसको कितना दबाया गया है, कंप्रेस कितना किया गया है, और या फिर कितना खींचा गया है, एलोंगेशन या कंप्रेशन। तो अलग अलग एनर्जी का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो एनर्जी और वर्क आपस में इक्वल ही होता है, आपको मैंने बताया था, प्रूफ करके भी दिखाया था पिछले क्लास में। पिछले क्लास करने का मतलब 9th में, ठीक ना। तो एनर्जी का भी जूल ही होगा जे, और ये भी अर्ग होगा, इसका सीजीएस यूनिट इसका अर्ग होगा, ठीक है। तो लास्ट देख लेते हैं कि ये जो है फोर्स का न्यूटन डाइन, 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, 1 जूल में कितना अर्ग होगा। लास्टली हम देख लेते हैं इसको। आपको आज हमारा पहला दिन का क्लास था और थोड़ा सा लंबा चलेगा, ये क्लास चला गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, तो ठीक ना। देखिए फोर्स बराबर क्या चीज होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ma होता है।
और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होता है डाइन। अच्छा, ये न्यूटन और डाइन आया कहाँ पर से? अगर हमको बोला जाएगा कि एक न्यूटन में कितना डाइन होगा, तो कैसे हम निकालेंगे एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो देखिए, न्यूटन आया कहाँ पर से? यहीं से ना आया, मास इनटू एक्सेलरेशन से ही ना आया भाई। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि न्यूटन के बारे में अभी गूगल पर तुरंत हम सर्च मारते हैं कि कहाँ से आए थे, कहाँ पर उनका घर था, तुरंत निकाल लेंगे वो, ठीक ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ पर से इसका ऐसा भी होगा, ठीक ना। तो मास का क्या हो जाता है केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहीं से ना आए थे। अच्छा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सीजीएस क्या हो जाएगा, केजी का ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कैसे निकालेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही ना, एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही ना हमको चेंज करना है ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में। देखिए, तो एक केजी में कितना होता है, हम ध्यान से देखिएगा, एक केजी में कितना ग्राम, एक किलो में 1000 ग्राम, इंटू एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और ये नीचे में ये जो है सेकेंड लिया है, तो सेकेंड को सेकेंड ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ले लेते हैं, ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, तो 10 पर पावर 5 लिख सकते हैं हम, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 टू द पावर 5। तो क्या हो गया कि एक न्यूटन में, इसको हम न्यूटन फिर से वापस ले आए, एक न्यूटन में, और ये पूरा टर्म को क्या बोला जाता है डाइन, और कितना हो गया 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक ना। एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ये आपने देखा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एक जूल में कितना अर्ग होता है। एक जूल में कितना अर्ग होता है, वर्ड का वो फॉर्मूला है, ठीक ना। इसका डेरिवेशन बाद में देखेंगे हम। एक जूल, अच्छा ये वर्क का है, तो वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एस होता है, ठीक। और इसका सीजीएस यूनिट क्या चीज होता है, डाइन इनटू, अच्छा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस ऐसा यूनिट मीटर होता है, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। तो ये यहाँ पर आ गया, इसका सीजीएस यूनिट, ये जूल हो गया और ये हो गया अर्ग, ठीक है। तो एक जूल में कितना अर्ग होगा, एक जूल बराबर कितना अर्ग होगा, ये चीज हमको ना निकालना है। तो ये चीज निकालने के लिए हम सबसे पहला क्या करेंगे कि न्यूटन इंटू मीटर लिखा हुआ है, ये यहीं से आया है, एक जूल को इस तरह से लिख सकते हैं और अर्ग को यहाँ से लिख सकते हैं। और अभी आपने फॉर्मूला, अभी आपने प्रूफ देखा कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, आपने देखा तुरंत, एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। अभी तुरंत हमने निकाले थे यहाँ पर कि एक न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन, आपको करके दिखाए थे, देख लीजिए। 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और ये है डाइन, ठीक ना। तो टोटली क्या हो गया, 5 जीरो इस पर और 2 जीरो इस पर, 10 टू द पावर 2, तो 10 पर पावर 5 इंटू 10 पर पावर 2 डाइन इंटू सेंटीमीटर। और इसको जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट, तो उसको क्या करते हैं, पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो 10 टू द पावर कितना हो गया 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, अर्ग लिखेंगे। तो आपको पता चल गया कि एक जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग लिखा जाता है, अर्ग होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक अर्ग में कितना जूल, तो 10 टू द पावर -7 जूल, ठीक है। उसी प्रकार से आपसे पूछ दिया जाएगा, भैया आपने देखा कि एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक डाइन में कितना, 1 डाइन में कितना न्यूटन होता है,
तो उसके लिए क्या लिखिएगा, 10⁻⁻⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, तो ये था फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट का एक क्विक इक्वल एक बेसिक क्लास। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। इसके आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आप लोग इसको लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको लिखने के बाद उसको पढ़ा कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख लिया कीजिएगा और उसको रख दिया कीजिएगा। आप लोग लिखने के बाद उसको रिवाइज कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और आगे की क्लास में हम बताएंगे इसके बारे में, डिटेल में चलेंगे। कैटेगराइज करने के लिए आपको दिया जाएगा, उसमें वर्क कुछ करने के लिए दिया जाएगा, वो आप लोग कीजिएगा। उसमें कुछ डेरिवेशन है और कुछ बेसिक पॉइंट्स होंगे, वो फिजिक्स का क्लास में लेंगे हम आगे, ठीक। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग घर पर ही रहिएगा, कहीं दूसरी जगह बाहर नहीं निकलिएगा। भले ही आपके जगह पर, आपके इलाके में भले ही कम पेशेंट मिला हो इस चीज का, लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ी चीज होती है। इसीलिए कहते हैं कि सुरक्षा जो है, सुरक्षा उपचार से बेहतर होता है, सुरक्षा इलाज से बेहतर होता है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, उनका ध्यान रखिए, खुद का भी ध्यान रखिए। और इसी माध्यम से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और लास्ट में, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा था तो पिछला वीडियो जाकर के देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।